नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 21वां। 3 के प्रथम 8 गुणजों का योग होगा। तो इसको 21वां प्रश्न का हल कैसे करेंगे, देखो आप हल भी करना सीखो आप। 3 के पहले 8 गुणज का योग क्या होगा, या तो आप क्या करो 3 का पहाड़ा 8 बार लिख लो, सबको जोड़ दो, टाइम खराब होगा। तो फार्मूला हमारे पास है योग का फॉर्मूला। 3 का पहाड़ा क्या करोगे, 3 3 9 6 3 3 9 3 8 कितना हो 24। बताओ ए का मान, बी का मान या एन का मान कितना है, कितने पद है, कितने पद है 8, और आखिरी पद क्या है बताओ। एस एन का छोटा फार्मूला क्या होता है, एन बटा 2। तो एन का मान कितना है 8, और बटे में ए मतलब पहला पद क्या है, और आठवां पद क्या है, 2 से काटो इसको कितनी बार, 4 बार। तो 4 गुणे 24 और 3 कितने हो गए 27, गुणा करो कितना आएगा 108। तो इसका आंसर आएगा हमारा 108। सवाल नंबर 21वें का आएगा हमारा 8, 108। सवाल नंबर 22वां। तो सवाल नंबर 22वां है, समरूपता की शर्तें लिखिए। तो समरूपता की शर्तें क्या है, संगत कोण, देखो ये लिखा हो तो संगत कोण समान हो, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, है ना। अगर ये लिखा है तो नंबर दो, किसी ने अगर 1 लिखा है तो 1 नंबर दो, आधा नंबर दो, दोनों लिखिए तो 1 नंबर दो। संगत कोण समान हो, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। अगला क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 23वां। सवाल नंबर 23वां क्या है, मूल समानुपात प्रमेय। ये तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय है, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। तो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय क्या होती है, किसी त्रिभुज में, ये देखो मिला उसमें, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई सरल रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। ये लिखा है, ये लिखा है तो उसको नंबर दो, वरना काट दो उसको। सवाल नंबर 24वां। सवाल नंबर 24वां है, ऐसे ए समरूपता। बताओ ऐसे समरूपता क्या होती है, किन्हीं दो त्रिभुजों में, यदि दो त्रिभुजों में क्या हो, किसी एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के किसी एक कोण के बराबर हो, और उस कोण को बनाने वाली भुजा या अंतर्गत करने वाली भुजा का अनुपात क्या हो, एक समान हो, तो वह त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, है ना। ये शर्त है समरूपता की, शर्तें हैं समरूपता की। यदि किसी एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और उस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजा का अनुपात समान हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो ये होती है ऐसे है समरूपता। तो ये लिखा हो नंबर देना, वरना काट देना। सवाल नंबर 25वां। सवाल नंबर 25वें में सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज, तो अपन ने पढ़ा है समबाहु त्रिभुज। तो इसका उत्तर आता समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अब सवाल अगला है हमारा, सवाल नंबर कौन सा 26वां। बिंदु ए दे रखे, दो बिंदु दे रखे हैं, एक दे रखा है बिंदु 3 4 और एक बिंदु दे रखा है हमको, क्या दे रखा है -2 4। अब मैंने को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, सुन लो मध्य बिंदु बोला है, तो बताओ मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। मध्य बिंदु के फार्मूला होता है x1 + x2 बटे ये y1 + y2 बटे 2। तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो ये x1 कौन है यहाँ, ये 3, और x2 कौन है यहाँ पर -2 और बटे में 2। y1 कौन है भाई, y1 है हमारा 4 और ये +4 बटे में 2। तो 3 में से 2 गया तो क्या बचेगा 1/2, 4 4 8 बटे 2 कर दो, क्या आएगा 4। तो हमारा आंसर क्या जाएगा इसका जो आंसर रहेगा वो आएगा हमारा 1/2 और आएगा हमारा 4। तो ये होगा हमारा कौन सा आंसर, 26वें का आंसर होगा 1/2 4। सवाल हमारा दे रखा है सवाल नंबर 27वां। तो 27 का उत्तर क्या रहेगा, तो 27 में हमको यहाँ दे रखा है, बिंदु दे रखा है 2 - 7 की इकाई से दूरी निकालना है। अब मैंने ऑब्जेक्ट लिखाया था किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी y निर्देशांक और y से दूरी, तो बताओ इसमें x से दूरी y निर्देशांक आएगा, तो काय का आएगा y निर्देशांक 7, और दूरी हमेशा कैसी होती है धनात्मक। तो इसका उत्तर क्या रहेगा हमारा +7। कैसा होगा, हाँ। सवाल नंबर 28वां, काट देना। सवाल नंबर है 28वां। दो बिंदु दे रखे हैं, एक दे रखा है 0 2
और एक दे रखा है 6 जीरो, एक दे रखा है 0 2 और एक दे रखा है 6 जीरो। दूरी निकालो। अब बताओ मेरे को रणवीर सिंह जी, दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी का सूत्र क्या होता है? तुमने क्या हल करा हुआ पेपर यार, तुम्हें दूरी का फार्मूला नहीं है? अरे तुमको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो बराबर करनी लगाएंगे। x2 का मान क्या है? तो ये x1 ये y1 और ये x2 और ये, तो x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 0 का होल वर्ग, y2 माइनस y1 तो ये हो जाएगा हमारा क्या? 0 माइनस 2 का होल वर्ग। तो 6 में से 0 गए तो क्या बचेगा? तो 6 का वर्ग होता है 36 और 2 का वर्ग होता है 4। 36 और 4 कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे। तो अगर किसी ने रूट 40 लिखा है तो भी नंबर देना, और इसको तोड़ दिया किसी ने, 2 से घटा 20 बार, 2 से घटा 10 बार, 2 से घटा 5 बार 5, तो 2 जोड़ा निकलेगा 2, तो इसका आंसर आएगा 2 रूट 10 इकाई। इकाई लिखना जरूरी है, नहीं लिखा है तो नंबर दे देना, पर ध्यान रखना पेपर में ऐसा करना, 2 रूट 10 आ जाए या रूट 40 लिखा हो किसी ने इकाई, तो ये दोनों हमारे क्या रहेंगे? इसके आंसर रहेंगे। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला है, कहां तक पहुंच गए अपन? 28 तक पहुंच चुके हैं। सवाल नंबर, हाँ, मूल बिंदु से दूरी। कोई बिंदु दे रखा है अपने को, ये बिंदु दे रखा है हमको, क्या दे रखा है? -3 4, और -3 4 की मूल बिंदु से दूरी। तो बताओ फॉर्मूला सिद्धि, किसी बिंदु दे रखा है x y की मूल बिंदु दूरी का फार्मूला क्या होता है? करनी में होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है मूल बिंदु दूरी का। तो यहाँ x का काम कौन कर रहा है? तो ये आएगा -3 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9, 4 का हो जाएगा 16, 16 9 क्या होता है? 25, 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो सवाल नंबर 29वें का जो आंसर रहेगा वो आएगा हमारा 5 इकाई। इकाई भी लिखना जरूरी है भाई, है ना? 5 लिखा नंबर दे देना, पर वहां पर मिलेंगे। सवाल नंबर अगला है, कोस 90 का मान बताइए। कोस 90 का मान क्या होता है? कोस 90 का मान क्या होता है? 0। तो कोस 90 का मान क्या होता है? अब अगला है 31वां प्रश्न, देखो आप 31वें प्रश्न में करनी में 1 + tan स्क्वायर, इसका बताओ फॉर्मूला क्या? ये भी करवाया मैंने उसमें। तो करनी में 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? तो ये होता है sec a। अगर किसी ने एक ही जगह थीटा कर दिया है, अभी तो नंबर दे देना, sec थीटा लिख दिया हो किसी ने तो दे देना, बस sec a लिखना चाहिए, जो यहां पे रहता है वही लिखना चाहिए अपने को। तो इसका आंसर आएगा sec a। 32वें का आंसर, 32वें में tan 0 का मान क्या होता है? तो tan 0 का मान होता है 0। अगला आएगा, अगला 33वां जो क्वेश्चन है वो है करनी में कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इसका उत्तर आएगा कोट थीटा, तो इसका उत्तर आएगा हमारा कोट थीटा आ जाएगा। अगला है 34वां प्रश्न। 34वां प्रश्न है करनी में 1 - sin स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोस थीटा, तो इसका उत्तर आएगा हमारा कोस थीटा। और 35वां प्रश्न जो है वो 35वां प्रश्न है कोस अपॉन साइन, तो इसको बोलते हैं कोट थीटा। तो सवाल नंबर 36वां है, उन्नयन कोण की परिभाषा बताओ। उन्नयन कोण की परिभाषा क्या होती है? ये पार्ट 9 का चैप्टर का 9 चैप्टर है ना, उसका प्रश्न है। क्या होता है उन्नयन कोण? यदि वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर स्थित हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। क्या प्रश्न होगा? यदि वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर स्थित हो तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाले कोण को, हाँ, अगर पेपर में आता अवनमन कोण तो क्या होता? अगर किसी ने ऐसा लिखा हो कि क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, और बाद में लिखा हो यदि वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर हो, ये लिखा हो तो भी सही है, पर ये जरूर लिखना है कि क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर। अवनमन में क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर। दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो प्रेक्षक की आंखों को वस्तु से मिला है, दृष्टि रेखा कहलाती है। 3 परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं, तो ये करना है। 36वां प्रश्न में परिभाषा लिखना है। सवाल नंबर 37वां देखिए आप। सवाल नंबर 37वां जो है, सवाल नंबर 37वें में क्या करना है? 6 मीटर ऊंचा टावर है और छाया की लंबाई कितनी है? ये टावर है जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर और ये टावर की जो छाया है वो है 2√3 मीटर। बताओ सूर्य का उन्नयन कितना होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण का यहाँ पे निकालना है। तो देखो क्या है, P और B परपेंडिकुलर लंब दिया है और आधार दिया है। लंब आधार है ना, कौन लगेगा फार्मूला?
टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर लंब का मान क्या जाएगा 6 और इसका मान आ जाएगा 2√3। 2 से काटो इसको तो कितनी बार कटेगा? तो ये 3/√3। कसम खाई थी अपन ने बटे में रूट नहीं रहने देंगे। तो ये √3 गुणा यहाँ भी करो, √3 गुणा यहाँ भी करो। 3 का √3 में क्या जाएगा? 3√3 और √3 का गुणा √3 में करोगे तो क्या आएगा? 3 से 3 कट जाएगा। तो टेन थीटा का मान क्या जाएगा भाई? √3। और √3 टेन में किसका मान होता है? 60 का। तो इसका उत्तर जो रहेगा ऑप्शन में 60 डिग्री जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे 37वें का आंसर क्या आएगा? 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री लिखा है तो उसको नंबर दो। अगला क्वेश्चन है स्पर्श रेखा की परिभाषा, है ना। वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पे काटे क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। और वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पे काटे छेदक रेखा। तो परिभाषाएं आती है। स्पर्श बिंदु आ जाएगा, कल ही पर पढ़ाया मैंने कल की क्लास में। स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? कि स्पर्श रेखा और वृत्त का उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है स्पर्श बिंदु, है ना। तो ये कल वाली क्लास भी अच्छे से करना है। तो सब ऑब्जेक्ट उसी के मिला के दिए मैंने। अगला जो है क्वेश्चन हमारा 38वां हो गया। 38वें के बाद में अगला ऑब्जेक्टिव है हमारा क्या? 39वां। 39वां प्रश्न हमारा पेपर में आया था, वृत्त की स्पर्श बिंदु की परिभाषा। तो क्या आएगा? बताओ स्पर्श बिंदु में क्या होगा? वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। ये परिभाषा लिखी हो तो नंबर देना है, काट देना। चलिए अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न क्या है? वृत्त पर किसी बिंदु से जोड़ने वाले रेखाखंड कहलाती है। वृत्त पर किसी 2 बिंदु को जोड़ने वाली रेखा, जोड़ने वाली रेखा काटने वाली होती या प्रतिच्छेद करने वाली होती तो क्या कहते हैं? छेदक। पर ये वृत्त पर किन्हीं 2 बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? ये जीवा। तो इसका आंसर क्या आएगा 40वें का? जीवा। जोड़ने वाली रहेगी तो जीवा, और अगर छेद तक निकल जाए तो क्या बोलेंगे उसको? छेदक रेखा। क्या बोलेंगे? हाँ। अगला 41वां प्रश्न जो है हमारा, 41वां प्रश्न हमारा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। तो ये वृत्त बनाना है। देखो एक कल ही बताया मैंने सवाल, तो मैंने कहा था आपको एक चित्र बनाना है इस प्रकार से, ये ऐसे और ऐसे। अब उसमें बोला है त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ पे लिखनी है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद में बोला है ये यहाँ पे क्यू बिंदु है, ओ क्यू बराबर दे रखा है कितना? 13। और पी क्यू निकालो, ये पी है, पी क्यू निकालो। तो बताओ ये 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। तो ये 90 डिग्री गाना गाएगा मेरे सामने वाले खिड़कियां में कौन रहता है? तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग धन। तो कर्ण का मान क्या जाएगा? 13 का वर्ग। लंब क्या है? ये 5 का वर्ग नहीं, ये पी क्यू निकालना है। तो 13 का वर्ग क्या होगा? 5 का वर्ग 25 और प्लस पी क्यू का वर्ग। तो ये 169, ये जाएगा माइनस का हो जाएगा 25 बराबर पी क्यू का वर्ग ने पी क्यू का स्क्वायर बराबर, इनको माइनस करोगे तो क्या आएगा? तो ये आएगा 144। और पी क्यू का मान जैसे ही वर्ग घटेगा तो क्या लग जाएगी? करनी। और 144 किसका होता है भाई? 12 का। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 12। तो 41वें का आंसर क्या आएगा? 12 सेंटीमीटर। 42वां प्रश्न क्या है? वृत्त के भाई बिंदु से कितनी खींच सकते हैं स्पर्श रेखा? बताओ। भाई बिंदु से 2। अगला प्रश्न, वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो समांतर आए तो 2, भाई बिंदु से 2, समांतर आ जाए तो 2, वृत्त पर किसी बिंदु पर 1, और यूं आ जाएगी वृत्त पर कितनी खींच सकते हैं? अनंत। तो यहां पे इसका आंसर भी क्या आएगा? 2। 44वां, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो इसका उत्तर आएगा हमारा 1/4 पाई आर स्क्वायर। लिखा हो तो भी देना, और पाई आर स्क्वायर बटे 4 दिया है तो भी देना। दोनों आंसर है इसके, है ना। दो में से कोई दूसरे नंबर, एक ही बात है। 45वां प्रश्न, 45वां प्रश्न है सेक्टर का क्षेत्रफल। मैंने करेक्शन करवाया है, सेक्टर इंग्लिश वर्ड है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो फार्मूला लिखा होगा थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। तो ये आएगा इसका आंसर। ये अगला है 46वां प्रश्न। 46वां है वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये भी लिखा है मैंने, जो 4 क्लासें हैं उसी में से एक क्लास में ये वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका उत्तर आएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है।
संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगला है 47वां प्रश्न, चाप की लंबाई का फार्मूला। तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है? तो ये फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। तो ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। ओके, तो ये 47 प्रश्न हो गए। अगला है 48वां प्रश्न। 48वां प्रश्न है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है? तो इसका फार्मूला होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 49वां, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। और 50वां, घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन क्या होता है भाई? 1/3 होता है। माध्य माध्यक बहुलक में संबंध क्या होता है? तो ये संबंध होता है कि तीन माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये आगे पीछे हो सकते हैं, 2 माध्य आगे आ जाए, बहुलक पीछे आ जाए। तो ये माध्य माध्य बहुलक में क्या होता है? संबंध होता है। अगला वाला है 52वां प्रश्न। 52वां प्रश्न जो है उसमें है 70 और 80 का वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह का फार्मूला क्या होता है भाई? L1 प्लस L2 बटे 2। तो 70 में 80 को जोड़ेंगे और 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 150। 150 का आधा कर दो तो ये आएगा 75। तो इसका आंसर आएगा 75। सवाल नंबर 53वां। 53 में 150 और 200 का वर्ग अंतराल है। 200 में से 150 घटा दो, कितना आएगा? 50। वर्ग अंतराल में घटा देंगे। बहुलक की परिभाषा। अगला प्रश्न है बहुलक की परिभाषा। दिए गए प्रेक्षणों में वह मान, उस प्रेक्षण का मान जो अधिक बार आता है ना, तो उसे कहते क्या है? अगर इस प्रकार का लिखा है किसी ने कि दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है, तो बहुलक की परिभाषा हो गई है। मैंने कहा था माध्य माध्य बहुलक की परिभाषा करना है आपको, तो ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। सवाल नंबर 54वां। 54 हो गया ना। 55वां देखो। 55वां प्रश्न जो है, प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। प्राकृत संख्या शुरू कैसे होती है? 1 2 3 4 और 5। माध्य क्या होता है? माध्य होता है इनको योग कर दो और जितने हैं वो भाग दो। 5 4 9 3 12 14 15। कितना आएगा? 5 4 9 3 12 14 15। तो 15 कर दे बटे में, कितने हैं ये? तो इसका माध्य कितना आ जाएगा? इसका माध्य आ जाएगा 3। अगला सवाल है 56वां प्रश्न जो है वो हमारा क्या है? प्रथम 6 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या? 6 और सम और प्राकृत संख्या शुरू कैसे होती है? 1 से। और सम क्या होती है? 2 से भाग जाए। तो बताओ 1 के बाद संख्या कौन सी है 2 से भाग जाता है? जिसमें 2 का पहाड़ा। 2 का पहाड़ा क्या होगा? 2 4 6 8 10 और 12। 6 हो गई। अब माध्य का ज्ञात करना, माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक मतलब क्या होता है? प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे बीच में होता है उसे कहते हैं माध्यक। सबसे बीच में कौन है? सबसे बीच में 6 भी दिख रहा है और 8 भी दिख रहा है, दोनों बीच में। देखो ये दोनों क्या है? ये है, तो क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ दो तो कितना आएगा? 14। नहीं लगाएगा भाग दो, तो इसका आंसर आएगा हमारा 7। 56 में का आंसर क्या जाएगा हमारा? हाँ, सवाल नंबर 57वां। तो 57वां जो है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 और असंभव घटना यदि तो 0। सवाल नंबर 58वां। तो 58वां प्रश्न जो है, तो P बराबर दे रखा है हमको 0.08। तो P नहीं का मान, तो फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कर दो इसको। तो कैसे करेंगे? 1.00 0.08। तो घटाओ, 100 में से 8 गया तो 0.92। तो इसका आंसर आएगा 0.92। अगला प्रश्न जो है सवाल नंबर है 59वां। क्वेश्चन नंबर 59 जो रहेगा, एक पासे को उछला जाता है। तो बताओ एक पासे को उछालेंगे तो NS का मान कितना आएगा? NS कितना आता है? 1 2 3 4 5 6। तो NS का मान कितना आएगा? 6। और क्या कह रहा है? 1 से 6 के बीच में संख्या। अब बताओ 1 से 6 के बीच में क्या आता है? एनी बराबर। तो 1 से 6 के बीच में 2 भी आए, 3 भी आए, 4 भी आए, 5 भी आए। कितनी संख्या आ गई? और फार्मूला क्या होता है प्रायिकता का? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे, तो अनुकूल कितने हैं? 4 और कुल कितने हैं?
2 दूना 4, 2 तिया 6, तो इसका आंसर आएगा हमारा 2/3। ये भी लिखा है या 4/6 लिखा है, दोनों सही है। 60वां प्रश्न, एक थैले में कितनी गेंदें हैं भाई? एक थैले में तो है 5 सफेद और 6 लाल और 8 नीली, तो बताओ कुल कितनी गेंदें हो गई? 6, 5, 11 और 8, 19 गेंद हो गई। अब क्या कह रहा है वो? नीली गेंद ना आने की प्रायिकता, नीली गेंद ना आए, तो बताओ एनी का मान क्या आएगा? नीली गेंद कौन सी नहीं है इसमें? ये नीली है क्या? ये नीली है क्या? 6, 5, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 11। और फार्मूला पी बराबर क्या होता है? एनी बटा, तो 11 बटा एनी का मान 11 ने एनएस कितना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 11/19, तो इसका आंसर आएगा 11/19। अगला सवाल नंबर है 61वां, 61 वाला सवाल है, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती है। NWIR का था बनने, तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? हाँ, ये क्या था? प्राकृत, ये प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक और वास्तविक, और क्या आएगा यहाँ पे? परिमेय और अपरिमेय। तो सभी क्या कह रहा है वो? सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक होती है। यूं जाएंगे तो सत्य, नहीं इधर से आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 61वां जो रहेगा, तो 61वां रहेगा हमारा गलत, सॉरी सत्य, सही रहेगा। 62वां क्या रहेगा? 62वां है सभी पूर्ण संख्याएं प्रकट होता है, सभी पूर्ण संख्याएं प्रकट होती है, तो यह आएगा असत्य। 63वां, सभी आयत समरूप होते हैं, गलत, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, आयत समरूप नहीं होते। 64वां प्रश्न, कथन यह दे रखा है -1 और ये दे रखा है ये पी और ये दे रखा है, बताओ सत्य के सत्य? ये प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में होता है। 0 होता है असंभव घटना की प्रायिकता और 1 होती है निश्चित घटना की प्रायिकता, -1 नहीं होती कभी भी। तो इसका आंसर क्या था इसमें? गलत, असत्य। और आखिरी 65वां प्रश्न है, अर्धगोले का आयतन है 2/3 πr³, तो ये बिल्कुल सत्य है भैया। तो ये हुए हमारे 65 प्रश्न। इन 65 प्रश्नों को अच्छे से करना है।